तो आज हम देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा एक आया इकोनॉमी से रिलेटेड यूपीआई फॉर एनआरआईज, ठीक है, नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआई, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ पे बात की है कि इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स टू बी एबल टू ट्रांजैक्ट यूजिंग यूपीआई, कि वो यूपीआई को यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट अकाउंट सच एस, उसमें कौन कौन से होंगे जो नॉन रेजिडेंस अकाउंट है, दो हैं उसमें, एनआरई एंड एनआरओ। एनआरई का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ का है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। एनपीसीआई की बात की जाए तो इसमें क्या है, एनपीसीआई अलाउड यूपीआई ट्रांजैक्शन टू फॉर्म एनआरओ एनआरआई अकाउंट एनआरई अकाउंट लिंक्ड टू इंडियन, ठीक है, नंबर बैक इन अक्टूबर 2018। तो ये 2018 की बात की जा रही है जब एनपीसीआई ने अलाउ किया था। पर अभी क्या बात हो रही है कि वो यूपीआई को यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें है जो इनकम होगी उनकी, जैसे जो इनकम है फॉरेन में है जो उनकी, तो वो रेंट के बेसिस पे, इंटरेस्ट या पेंशन के बेसिस पे भी हो सकती है। प्रेजेंट की बात करें तो 10 कंट्रीज़ जो हैं वो अवेल है इस फैसिलिटी के लिए, जिसमें है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, साउथ अरेबिया, ठीक है, और यूएई एंड यूके। सऊदी अरेबिया है ये, साउथ अरेबिया नहीं, सॉरी, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके। कौन कौन से हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके। एमडीआर की बात करें तो एमडीआर की बात यहाँ पे की गई है। तो एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। इसमें क्या है, चार्ज रिकवर्ड बाय द एक्वायर्ड फ्रॉम फाइनल रेसिपिएंट। जो चार्ज है वो रिकवर्ड होता है कहाँ से, एक्वायर्ड, चार्ज रिकवर्ड बाय द एक्वायर्ड फ्रॉम फाइनल रेसिपिएंट। फाइनल जो रेसिपिएंट से जो भी चार्ज है वो रिकवर होता है एट द पेमेंट दैट इज़ द मर्चेंट। प्रेजेंटली नो एमडीआर चार्ज लेविड फॉर रुपे बेस्ड डेबिट कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब देखो प्रेजेंटली ये याद रखना है क्योंकि वन ऑफ द ऑप्शंस में ऐसा करके दे सकते हैं। अब देखो जितनी भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं वो मेंस के लिए भी होता है और प्री के लिए भी होता है। तो मेंस के लिए तो आपको ऐसी ही सारी चीज़ें लिखनी होंगी कि जैसे अगर ये आ गया कि डिजिटल, जैसे पेमेंट के लिए क्या किया गया है, ठीक है, यूपीआई और एनआरआई को ये करके या किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि एनआरआई जो है वो यहाँ पे भी पे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हमको पूरी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होंगी। पर अगर प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे ये पूछ लेगा, आप जैसे यहाँ पे नो एमडीआर चार्ज है ना, तो वहाँ पे दे देगा एमडीआर चार्ज लेविड फॉर रुपे बेस्ड डेबिट कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो आपको याद करना होगा नो एमडीआर चार्ज है प्रेजेंटली। नेक्स्ट है सोसाइटी से रिलेटेड, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो पीवीटीजी क्या है, उसका फुल फॉर्म है, पूरे का देखेंगे, पीएम पीवीटीजी, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। इसमें है, ये क्या है, पीवीटीजी ये क्या करता है, सैचुरेट द पीवीटीजी फैमिलीज एंड हैबिटेशन विद बेसिक फैसिलिटीज़। तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, हैबिटेशंस चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको। उड़ीसा क्या है, बीइंग होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज कम्युनिटी इन द कंट्री। तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है उड़ीसा में, ठीक है, तो वो हाईली बेनिफिटेड होगा इस जो मिशन है उससे। पीवीटीजी इज़ मोर वनरेबल अमंग ट्राइबल ग्रुप, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है ट्राइबल ग्रुप के भी, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको। पीवीटीजी का फुल फॉर्म जिनको पता है उनको पता ही चल जाएगा क्लियरली कि ट्राइबल ग्रुप्स की बात की जा रही है, क्योंकि बात ही क्या है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात की जा रही है। तो ये ऑब्वियस है कि ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीसीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजीज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अ डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है। और 75 पीवीटीजीज हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कंट्री में, और उनमें से मोस्टली जो है ज़्यादा है, शायद 13 हैं जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। ओके, ये याद रखना हमको। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवीटीजीज। 1973 में देबर कमीशन ने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप,
ठीक है, एज सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग ट्राइबल ग्रुप, जो कि लेस डेवलप्ड थे अमंग जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें भी वो लेस डेवलप्ड थे। इन 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम किया इसको पीटीजीज एज पीवीटीजीज, जो पीटीजीज थे, ठीक है, उनको पीवीटीजीज कहा गया। Mostly homogeneous with the small population, relatively physically isolated, social absence of written language, क्या क्या absence है वहाँ पे, social जो written language का absence है, slower rate है rate of change है, simple technology, ठीक है, जो भी है वो यूज़ करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी वहाँ पे challenges हैं। जुडिशल मेजॉरिटेरियनिज्म की बात की जाए तो ये न्यूमेरिकल मेजॉरिटी की बात की जा रही है, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस केसेस विच इन्वॉल्व अ सब्सटैंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। फाइनल आउटकम जो डिसाइड किया जाता है वो मेजॉरिटी के बेसिस पे, और आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस डिसाइडेड 5 और मोर जजेस, क्या करते हैं 5 या उससे ज़्यादा जज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इस चीज़ को कि जो भी जजमेंट है या जो भी केस है उसको। सच बेंच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5, 7, 9, 11 और 13 इतने होते हैं उसमें जजेस। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5 क्या कहता है, रिक्वायरमेंट फॉर मेजॉरिटी कंसेंसस की बात की जाती है। नो जजमेंट इन केसेस कैन बी डिलीवर्ड एक्सेप्ट विद कंकरेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जजमेंट है, ठीक है, मेजॉरिटी कंसेंसस पे होते हैं, ठीक है। नो जजमेंट इन केस कैन बी डिलीवर्ड एक्सेप्ट विद कंकरेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट, बट कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं है कि बिना मेजॉरिटी के वो ले पाएंगे, लेकिन जजेस आर फ्री टू डिलीवर डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियन। पर उसके बाद भी वो क्या करना है, ठीक है जजमेंट मेजॉरिटी के बेसिस पे होगा, फिर भी ओपिनियन और ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में यहाँ पे मैंने बात करी है कि एवरी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज अनलॉफुल एंड पनिशेबल बाय लॉ। इसमें बात की गई है किसमें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है उसमें कहा गया है कि एवरी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज अनलॉफुल एंड पनिशेबल बाय लॉ, कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है जितने भी वो अनलॉफुल होंगे और पनिशेबल होंगे, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू विक्टिम, इसमें विक्टिम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जस्टिस मिले, टाइम से मिले, ये इंश्योर किया जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट मैटर में जो भी पर्सन है उसको जस्टिस मिल पाए, ये इंश्योर किया जाएगा। और एडिक्वेट स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है, जो भी क्राइम हुए हैं उसके खिलाफ। इम्प्लीमेंट किया जाएगा सफिशिएंट प्रोग्राम और एजेंडा विक्टिम के लिए। गारंटी किया जाएगा, ये गारंटी दी जाएगी या ये इंश्योर किया जाएगा कि रिकवरी जो है वो हो पाए सही से। और सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है, फंक्शन और ड्यूटीज़ की बात करता है सर्विस प्रोवाइडर की। अब ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर क्या है, तो उसका क्या है इसमें, एनी वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, जो भी वॉलंटरी एसोसिएशन है वो होगी सर्विस प्रोवाइडर, जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में, उनको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। इनका एम क्या है, प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ वुमन अनलॉफुली, मतलब इसका एक्ट क्या है, ये जो पूरा है उनका एम क्या है, ठीक है, ये जो एक्ट है उसका एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ वुमन लॉफुली बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड, मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंट। तो ये न्यूज़ में आया क्यों, ये न्यूज़ में इसलिए आया कि जो एक हस्बैंड है वो परेशान है, वो कोर्ट जाता है, तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो बोलती है कि ये हस्बैंड के लिए नहीं है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली वुमेन के लिए है। सेक्शन 6 क्या कहता है, पर्सन इन द चार्ज ऑफ शेल्टर होम विल प्रोवाइडेड सुटेबल शेल्टर टू द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है और उसको शेल्टर होम के लिए बोला गया है तो उसको सुटेबल शेल्टर होम भी प्रोवाइड किया जाएगा। न्यू स्टार्ट ट्रिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये भी ऐसे ही आपको देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको डिस्कस करनी थी। थैंक यू।